बड़ा सिंपल सा अर्थमेटिक था कि और कितने भोलेपन का तर्क था ये, कैसी मासूमियत का तर्क था। तो इसी तर्क के चलते 1971 में पहली बार विपक्षी दल साथ हुए, ग्रैंड अलायंस बना। और ये सबको उम्मीद थी, मतलब बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अर्थमेटिक का फॉर्मूला है, सीधा सीधा जो है जोड़ घटाने का मामला है कि इतने वोट जो है कांग्रेस के खिलाफ है, वो सारे वोट एक जगह हो जाएंगे, अब कांग्रेस हार जाएगी। कांग्रेस और बड़े बहुमत से जीत गई। ये घटना साबित करती है कि ये अंकगणित का जो खेल है वो बिल्कुल गलत निष्कर्ष पर आपको पहुंचाता है, उसका कोई आधार नहीं है। तब भी अगर आपको कोई शंका थी, ज़्यादा पीछे मत जाइए, 2019 देख लीजिए। 2019 में इसी तर्क के आधार पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ कि दोनों पार्टियां मिल जाएंगी, बीजेपी साफ हो जाएगी। दोनों पार्टियां मिल गई, उसमें एक तीसरी पार्टी भी मिल गई थी, आरएलडी। इसके बावजूद बीजेपी की 63 सीटें आई 80 में से, उससे पहले 73 आई थी। ये दो घटनाओं के आधार पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अवधारणा है कि अगर 3 पार्टियां हैं मैदान में या 3 से ज़्यादा हैं, तो जो 2 मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ जो वोट पड़ा है, उनके अलावा जो वोट पड़ा है, अगर वो पार्टियां या उम्मीदवार ना होते तो वो किसी एक ही पार्टी को चला जाता। और यहाँ तो बताना है तो उनको ज़रूरी है कि बीजेपी के खिलाफ ही जाता। तो ये बीजेपी की जीत को कम दिखाने की, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ये चुनाव का नतीजा जितना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ है, उतना ही बीजेपी के सुशासन और बीजेपी के पक्ष में है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में, उनकी गारंटियों में, उनकी सरकार के कार्यक्रमों में जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, उसका नतीजा है। लोगों को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, काम न करने का बहाना तलाशते रहते हैं। कई बार कुछ सही बातें भी समझने में समय लगता है, और वही दिल्ली में हो रहा था। तो दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा जो इकोसिस्टम है उसके लोग रो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का तो अभी विलाप शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनके दुर्दिन का मेरा मानना है कि काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है।